हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए 3 अगस्त का एक संभावित पेपर का हल करने वाले हैं, जो कि साथियों हर शिफ्ट पे आधारित यह पहला पेपर होने वाले हैं, जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग का। तो साथियों, हम आपको शुरुआत में ही बता दें कि आज की इस क्लास में जितने भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो सीधे भाई ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल होंगे, या तो साथियों किसी न किसी रेलवे एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं। तो इस पेपर से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके रियल शिफ्ट में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये क्लास साथियों आपको कम से कम 50 नंबर सीधे देने वाला है, ये कन्फर्म है। यदि आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो समझिए कि आपका 50 नंबर इसी क्लास में तैयार हो जाएगा, केवल 30 से 35 मिनट में। क्योंकि साथियों ये जो हम पूरे पेपर का सलूशन करने वाले हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड हर बार यहीं से सवाल उठाता है और इन्हीं से रिलेटेड हर बार सवाल पूछता है। जो पिछला 101 शिफ्ट में पूरा कंप्लीट पेपर हुआ था 2025-26 में, वहीं के सारे सवाल होंगे, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, जहां से भाई भर्ती बोर्ड सवाल पूछा था। तो साथियों आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने परीक्षा में जाने से पहले इस पूरे पेपर का सोल्यूशन एक बार जरूर करिएगा भाई, ठीक है। आप खुद से करिएगा, उसके बाद जब इस पूरे पेपर का सोल्यूशन कर लीजिएगा, लास्ट में अपना राय करिएगा, अभी मत करिएगा। पहले क्लास को देखिएगा, 3 पार्ट में इस क्लास को आप बांटेगा। शुरुआत के 1 से 10 मिनट में हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर 10 से 20 मिनट के और 20 से 35 के मिनट के बीच में इस पेपर को हम लोग हल करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। जितने जितने क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे थे उतने ही क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से हल करने वाले हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, सोडियम तत्व का सही प्रतीक क्या है? बताइए, सोडियम तत्व का सही प्रतीक क्या है? कुछ सवाल आपको बहुत इजी मिलेंगे, कुछ सवाल आपको बहुत हार्ड मिलेगा और कुछ सवाल आपको मीडियम लेवल के मिलने वाले हैं। आपके रियल पेपर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त, तो ध्यान रखिएगा। तो बताइए कि सोडियम तत्व का सही प्रतीक क्या है? तो Na होता है, तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होंगे? घरेलू परिपथ में लाइव तार जो सामान्य है किस रंग का होता है? तो साथियों जो घरेलू परिपथ में लाइव तार यानी कि लाइव वायर होता है वो किस रंग का होता है सामान्य रूप से? तो भाई लाल रंग का होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। जीभ मुख्य रूप से ये कौन से पाचन में सहायता करती है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जीभ जो है मुख्य रूप से ये भोजन को लार के साथ मिलाकर पाचन में सहायता करती है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होंगे? निम्नलिखित में से कौन सा फसल के लिए एक अजैविक प्रतिरोध नहीं है? तो साथियों मेरे, कौन सा फसल के लिए एक अजैविक प्रतिरोध नहीं है? तो जैसे कि उष्मा तो है भाई, लवणता भी है, सूखा है, लेकिन कीट नहीं है, तो यही डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। किसी तत्व के अणु कैसे बने होते हैं? बताइए, किसी तत्व के अणु कैसे बने होते हैं? तो समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से तत्वों के किस युग में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो साथियों ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, सभी स्टूडेंट बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है भाई, कि किन तत्वों में भाई न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, कमेंट बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट बताएंगे, बताइए। ओके, चलिए। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले भाई पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, वो सोच रहे हैं कि कैसे हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें और अपने शिफ्ट को हम आसानी से पार कर सकें, तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, ये जो जीके करंट अफेयर का पीडीएफ हमने आपके लिए तैयार किया है, मैथ का पीडीएफ तैयार किया, रीजनिंग का पीडीएफ तैयार किया और जो साइंस का पीडीएफ तैयार किया है। प्लस साथियों आप जानते हैं कि अंतिम जो 10 दिन हमारे पास बचे हैं, इसमें आप केवल PYQ ही क्वेश्चन लगाएंगे, तो इसमें हम आपको पूरे 5 साल का पूरा कंप्लीट पेपर देंगे और पिछला जो 101 शिफ्टों में पूरा कंप्लीट पेपर हुआ था, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको हम इसमें दे देंगे।
तो बस यदि आप इतना कर लिया, इतना ध्यान से पढ़ लिया, हर एक क्वेश्चन को लगा लिया, तो समझिए कि आप साथी अपने शिफ्ट को बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, पास भी करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे नंबर से। तो ये पीडीएफ आपको मिला है कैसे, देखिए व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके साथियों मात्र 25 रुपये पे करके, मात्र 25 रुपीज़ पे करके सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ चाहिए तो साथियों इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ आप मंगा सकते हैं। कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी इस पीडीएफ से हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है। तो साथियों क्या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है, तो वो जल भाई रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, बताइए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, तो भाई सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं भाई प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्नलिखित में से किसके कारण पेशीय ऊतकों में संचलन होता है। तो साथियों किसके कारण पेशीय ऊतकों में संचलन होता है, तो भाई संकुचनशील प्रोटीन में। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसके कारण पेशीय ऊतकों में संचलन होता है, तो भाई संकुचनशील प्रोटीन के कारण, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, पादपों में अलैंगिक जनन में क्या शामिल होता है। तो साथियों मेरे पादपों में अलैंगिक जनन में क्या शामिल होता है, तो केवल एक जनक जो कि जीव साथियों शामिल होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। कौन सा पौधा बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है, तो भाई वो मॉस पौधा है जो कि बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। सवाल भी आएगा, ऑप्शन भी सेम आपको ऐसा ही मिलेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, न्यूरॉन के उस लंबे रेशे जैसे भाग का नाम क्या है जो कोशिका काय से संकेतों को दूर ले जाता है, बताइए साथियों। न्यूरॉन के उस लंबे रेशे जैसे भाग का नाम क्या है जो कोशिका काय से संकेतों को दूर ले जाता है, तो भाई एक्सॉन यानी कि तंत्रिका काछ उसे बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को, भीटी ग्राफ में यदि प्रवणता बदलती रहती है तो इसका अर्थ है कि क्या होगा, बताइए साथियों। भीटी ग्राफ में यदि प्रवणता बदलती रहती है तो इसका अर्थ है कि भाई त्वरण क्या होंगे, वो असमान है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में गोल्जी काय का सही कार्य है, बताइए साथियों। कौन सा पादप कोशिका में गोल्जी काय का सही कार्य है, तो भाई लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करना होता है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर, ये ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। तो इनमें से कार्बन का एक अपरूप कौन सा है, तो भाई याद रखिएगा हीरा कार्बन का एक अपरूप है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को, जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो क्या होता है। तो साथियों मेरे जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो क्या होता है, यह भाई H+ आयन मुक्त करता है, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन हम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का कारण बनता है। तो साथियों कौन सा कारक पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का कारण बनता है, तो भाई तापमान या दबाव में परिवर्तन, यही कारण बनता है साथियों पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के कारण। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की वृत्तीय गति के लिए किस प्रकार का बल उत्तरदायी है, बताइए। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की वृत्तीय गति के लिए किस प्रकार का बल उत्तरदायी है, तो भाई पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अभिकेंद्री बल उत्तरदायी है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपके पूरे 21 अगस्त तक चलने वाली है।
जब तक कि आपका पूरा एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित पादप पोषक तत्वों में किसका वायु द्वारा संभरण किया जाता है? तो साथियों निम्नलिखित पादप पोषक तत्वों में किसका वायु द्वारा संभरण किया जाता है? तो भाई कार्बन के। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका यानी कि SER इसके निर्माण में सहायक होती है। किसके निर्माण में सहायक होती है भाई? SER बताइए। तो याद रखिए लिपिड यानी वसा के निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। कौन सा संयोजी ऊतक अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है तथा कान और श्वास नली में उपस्थिति होता है? कौन सा संयोजी ऊतक अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है तथा कान और श्वास नली में उपस्थित होता है? तो दोस्त मेरे उसका नाम क्या है? तो कार्टिलेज होता है यानी कि उपास्थि होता है वो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। मेंडल ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए कितने विपरीत लक्षणों का उपयोग किया? बताइए साथियों, मेंडल ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए कितने भाई विपरीत लक्षणों का उपयोग किया था? तो पूरे 7 लक्षणों का उपयोग किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो विस्थापन कहलाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताइए, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो सकता है? तो 7 होता है भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है? बताइए भाई, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है? तो ऑक्सीजन की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। अब यहाँ से रीजनिंग के सॉल्व को हल करेंगे भाई बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, यदि ई का अर्थ प्लस है, एफ का अर्थ माइनस है, जी का अर्थ गुणा है और एच का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? बता दीजिए साथियों। इस सॉल्व को हल करिए भाई। यहाँ पर देखिए आपका समीकरण दे रखा है, इस समीकरण को आपको हल करना है भाई। हल करके तुरंत बता दीजिए इस सॉल्व का राइट आंसर क्या होंगे। पहले समीकरण को हम बना लेते हैं। 96 यच, यच का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में? भाग दिया है, तो यच की जगह भाग रखिए। 12, 12 के बाद देखिए जी है, जी का अर्थ क्या दिया है? गुणा के रखिए। 2, 2 के बाद देखिए ई है, ई का अर्थ क्या दिया है? प्लस दिया है। 15, 15 के बाद देखिए एफ है, एफ का अर्थ क्या है? माइनस है। ठीक, समीकरण बन के तैयार हो चुका है। इसमें बॉर्ड मस्क लगाइए। 12 का भाग 96 देंगे तो 12 7 84 बराबर 96 मल्टीप्लाई 2 प्लस 15 माइनस 9, 8 दूना 16 प्लस 15 माइनस 9, 16 15 31, 31 में से 9 घटा देंगे तो साथियों 22। ऑप्शन देखिए दिया होगा 22, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक नंबर आपको फ्री में मिलेगा भाई, एक नहीं कम से कम 3 नंबर इसी तरह सॉल्व पूछा जाएगा। 3 नंबर यहाँ से फ्री में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। अब इस सॉल्व को हल कर लीजिए। किसी निश्चित कोड भाषा में डेस्क राउंड मॉम को MDEIWX के रूप में और मॉम वीट बेल को UMACEI के रूप में कोडबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में मॉम को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? बताइए साथियों। सिंगल मॉम का कोड पूछा है, तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे? 1 नंबर फ्री का ये भी सॉल्व देकर जाएगा। तुरंत मॉम जो पूछा है कॉमन चेक कर लीजिए दोनों में। देखिए मॉम यहाँ पर दिया है और साथियों मेरे दूसरे वाले में भी मॉम दिया है। जब दोनों में मॉम कॉमन मिल गया तो समझिए कि इनके दोनों कोड में भी ना कोई आपको जरूर कॉमन मिल ही जाएगा। क्लियर। तो देखिए कहाँ पर कॉमन दिखा दे, देखिए पहले वाले में EI है, दूसरे वाले में भी EI है। जिस प्रकार से मॉम कॉमन मिला था उसी प्रकार मेरे दोस्त EI भी कॉमन मिल गया। तो इस तरह से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए जब सिंगल ए पूछे तो सबसे पहला काम है कि आपको कॉमन चेक करना है। कॉमन यदि आपने चेक कर लिया
कॉमन मिल गया तो समझिए कि जो उनका कोड होगा ना उसमें भी कोई ऐसा 2 होगा जो कि आपको कॉमन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी बात पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 को हल करके हमें बताइए। 2 मिनट का समय दे रहे इस सॉल्व को हल करने के लिए, हल करके बताइए। देखिए ABCDEF और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एक गोला मेज है, ऐसे कितने लोग बैठे, ए से लेकर जी तक, यानी 7 लोग बैठे हैं। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग। ठीक, अब हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला लाइन देखिए, बी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो डी को यहाँ बैठाइए तो बी को यहाँ बैठा देंगे। भाई राइट साइड इधर होगा, यानी दायां साइड इधर होगा, बायां साइड इधर होगा, क्योंकि सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं ये गोला मेज जो है। ठीक है, जो आपका राइट है सेम जो जिसको आप बैठाएंगे उसका भी वही राइट होगा, जिसका जो आपका लेफ्ट होगा इसमें भी वही लेफ्ट होगा जहां जिसको आप बैठाएंगे। डी को हमने यहाँ बैठाया तो इसका राइट साइड इधर होगा। तो सवाल क्या पूछा है कि डी के दाईं ओर, तो डी का पहला स्थान ये है, दूसरे का स्थान ये है, तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान में बी को हमने बैठा दिया। पहला लाइन क्लियर हो गया। अब देखिए सी जो है ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। दोस्त मेरे बी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा दिया, यदि हम ए को यहाँ बैठा दें और सी को बीच में बैठा दें तभी तो ए और बी का निकटतम पड़ोसी सी होगा, बीच में सी आएगा तभी तो ए और बी का निकटतम पड़ोसी बनेगा। ठीक, ये भी लाइन क्लियर हो गया। अब देखिए ई जो है जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में ई बैठा है। दोस्त मेरे जी को आप यहाँ बैठाइए, इसके जस्ट राइट साइड में ई को यहाँ बैठा लीजिए। क्लियर, अभी एक पंक्ति बचा है, कौन नहीं बैठा है, एफ नहीं बैठा है, तो एफ को यहाँ भी बैठा दीजिए। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, एफ के बाईं ओर से गिनने पर एफ और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, बताइए साथियों। भाई एफ के जस्ट राइट साइड में बी बैठा है, लेकिन भाई आपको एफ के बाईं ओर से गिनकर एफ और बी के बीच में बताना कितने व्यक्ति हैं। भाई देखिए एफ यहाँ है, इसके बीच में देखिए पूरे 5 लोग बैठे हैं भाई बाईं ओर से गिनने पर। एक डी है, एक ई है, एक जी है, एक ए है, एक सी, यानी कि पूरे 5 लोग बैठे हैं मेरे दोस्त। यानी कि सवाल का देखिए बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। भाई सवाल को थोड़ा समझिए कि एफ के ना बाईं ओर से गिनने पर एफ और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, तो पूरे 5 व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर भिन्न कौन है, बताइए साथियों। भाई इसमें ना 3 ऑप्शन किसी न किसी एक पैटर्न पे ना समान होंगे, लेकिन एक अलग हुआ, तो वही अलग आप सभी से पूछ रहा है, वही भिन्न आप सभी से पूछ रहा है। देखिए DHI KNP EHJ UXZ, तो आप काम करिए ना कि ऑप्शन में हर एक अक्षर का कोड करिए। देखिए पहला ऑप्शन DHI है, डी का कोड 4, एच का कोड 8, आई का कोड 9, 4 से 8 यानी +4 किया, 8 से 9 +1 कर दिया। ऑप्शन बी का कोड करिए KNP, के होता है 11, N 14, देखिए बदल गया भाई, 11 से 14 +3 इसमें हो गया, और P देखिए 16 तो इसमें +2 हो गया। क्लियर, समझ में आया इसमें। फिर देखिए सी ऑप्शन EHJ, ई देखिए साथियों 5, EH होता 8 तो 5 से 8 +3 हो गया, जे आपका 10 तो इसमें +2 हो गया। डी देखिए UXZ, यू देखिए साथियों 21, एक्स आपका कितना होता है 24 तो 21 से 24 +3 हो गया, और जेड देखिए 26, 24 26 +2 हो गया। यानी कि देखिए भाई जो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम पैटर्न पे है, +3 और +2 पे, लेकिन जो पहला ऑप्शन अलग हो गया भाई। कैसे है, क्योंकि इसमें रिलेशन +4 और +1 का लगा है, तो DHI अलग है भाई। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, यही भिन्न है मेरे दोस्त। क्लियर, समझ में आप सभी को, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आना चाहिए, हल करके मेरे दोस्त बताइए। CMN KUV SCD AKL क्वेश्चन मार्क। तो दोस्त मेरे हमेशा याद रखिएगा, जब अक्षरों का श्रृंखला है ना, तो केवल आपको पहले अक्षर का और दूसरे अक्षर का रिलेशन निकालना, आपका आंसर लगभग आ जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं भाई। CKSA, भाई बहुत लंबा चौड़ाई तो दिया है, जस्ट देखिए C K और S
और ए। भाई देखिए सी 3 होता है, के 11 होता है, एस 19 होता है, ए आपका यहाँ पे एक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 27 करेंगे। कैसे देखिए 3 से 11 यानी +8 हुआ है भाई, 11 से 19 +8 हुआ है। अब 19 में मेरे दोस्त आप 8 जोड़ेंगे तो 27 होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब साथियों अब यहाँ पे ए आपको एक कर सकते हैं, एक में 8 जोड़ेंगे कितना होगा भाई 9 हो जाएगा। 9 पे कौन अच्छा रहता आई आता है, ठीक है। जब साथियों 19 8 जोड़ेंगे तो 27। आप जानते ना कि जब ए से लेकर जेड तक होता है तो 26 होता है, जैसे हम 27 पढ़ते हो ए हो जाता है। तो यहाँ पे साथियों 27 ए है, तो यहाँ पे एक मानकर आप हल करेंगे। 27 तो आपने मान लिया कि हाँ ये 27 + 8 का रिलेशन लगा है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसको 8 एक मानेगा, नहीं तो 27 8 जोड़ेंगे तो आपका 35 हो जाएगा। अब 35 पे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कौन सा अच्छा रहेगा, वैसे गिनेंगे तो आई ही आएगा। 27 पे 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे 32 पे एफ, 33 पे जी, 34 पे एच, 35 पे आई आ जाएगा वैसे। लेकिन जब इस तरह से हल करेंगे तो आसान होगा, ऐसे आपको काफ़ी भाई सोचना पड़ सकता है, क्योंकि हम ए से लेकर केवल जेड तक ही याद करते हैं, ठीक है। तो इसमें रिलेशन देखिए साथ +8 का लगा था, तो हमारा पहला अक्षर कौन सा आ गया आई आ गया, हमारा पहला अक्षर आई आ गया। अब दूसरे अक्षर का रिलेशन निकालिए, यम यू सी के। देखिए यम यू सी के, यम देखिए साथों 21, यू देखिए कई यू 21 होता है, एम 13 होता है, यू 21 होता है, सी देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे। अब यहाँ से आप 29 कर लीजिए भाई, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग मेरे दोस्त इसको 37 कर लीजिए, तभी देखिए बन सकता है। देखिए 13 से 21 +8, 21 29 +8, 29 37 +8। देखिए भाई ये 29 पे सी पे 3 होता है, के पे 11 है, यहाँ पे 37 पे के होता है। अब यहाँ पे आप क्या करिए भाई 11 में 8 जोड़े कितना होगा 19 होगा, 19 पे कौन होगा यस होगा। देखिए आई एस मिल गया, दूसरा ऑप्शन यस। भाई 37 पे के होता है, ये ध्यान रखिएगा। जेड के बाद जब 27 28 29 गिनेंगे तब ऐसे, ठीक। तो हमने आपको बताया ना कि अब आप 11 मान लीजिए, जो अक्षर है के है जैसे, तो 11 मान के करिए, जल्दी होगा भाई। तो आई एस मिल गया, दूसरा ऑप्शन में हमारा क्या मिला आई एस। तो आई एस में देखिए 2 ऑप्शन दिया है, एक सी एक डी। अब लास्ट ऑप्शन को हमें चेक करना ही पड़ेगा, यानी लास्ट अक्षर को, एन बी डी एल, एन भी डी और एल, एन 14 भी 22। अब देखिए साथियों इसमें आप 30 करिए, इसमें 38 करिए भाई, तभी हो सकता है। देखिए +8 का ही रिलेशन लगा है भाई, +8 का। तो आप क्या करिए प्लस यहाँ पे L 12 करिए, 12 8 20, 20 पे कौन टी, यानी कि IST पहला और दूसरा IS मिला था, तीसरा T मिल गया, IST देखिए सी ऑप्शन। तो इस तरह से आप सवाल को हल करेंगे, सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर है मेरे दोस्त, ठीक है। समझ में आया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 1 9 25 (81), 1 9 25 (81), 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करिए, ये 9 का स्क्वायर दिया है, यानी 7 7 49, यानी 49 आएगा भाई। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, ये तो बहुत आसान सॉल्व हो गया भाई। चलिए अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व। ये सॉल्व आपके लिए है भाई, क्योंकि एक सॉल्व हमने आप इस तरह आपको करा दिया है, इससे पहले वाले में, इससे पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। हनी का कोड पूछा है, तो कॉमन चेक करके बताइए, आपका प्रैक्टिस होगा। बताइए सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा। सवाल क्या दिया है, एक निश्चित गुण भाषा में सूप हैट हनी को VCIWDP और हनी वॉल या को ARHWIW लिखा जाता है। दी गई भाषा में हनी को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए साथियों। आपको इस सवाल का राइट आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए साथियों, सभी स्टूडेंट बताएंगे, होमवर्क रहेगा भाई। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिए एक निश्चित तरीके से DI2 का संबंध UZ8 से है, उसी तरीके से MR4 का संबंध DI 64 से है, तो समांतर का अनुसरण करते हुए OT3 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। दोस्त मेरे अब थोड़ा सा ऑप्शन आप चेक करिए, एक बार मेरे कहने से ऑप्शन चेक करिए। नंबर पहले, क्योंकि जब अक्षर और नंबर साथ में देता है तो सबसे पहले हम लोग नंबर को हल करेंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पे 27 दिया है, यहाँ पे 16 दिया, यहाँ पे 8 दिया, 18 दिया, यहाँ पे 21, यानी कि सारे नंबर अलग अलग दिया है, कोई नंबर कॉमन नहीं है यहाँ। तो हम केवल नंबर को हल करके अपना आंसर ला सकते हैं। यहाँ पे साथियों केवल हम नंबर को अपना आंसर हल करके ला सकते कि नहीं,
कैसे? देखिए 2 का रिलेशन 8 से कैसे बन सकता है बताइए? 2 का क्यूब करिए 8 बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा, यहाँ पे 2 से 8 में बना था पहले में, तो यहाँ पे 2 का क्यूब किया तो 8 बन गया। अब 4 से देखिए 64, यानी कि 4 का क्यूब किया है भाई, 4 का क्यूब कितना था? 64। तो इसी प्रकार देखिए पूछा किसका है? OT3, यानी OT का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 27। यानी किस ऑप्शन में? 27 से पहले वाले ऑप्शन में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं भाई थोड़ा सा जब सवाल को हल करते रहिएगा तो ऑप्शन को भी चेक करिएगा। तभी तो भाई रेलवे भर्ती बोर्ड आप सभी से 90 मिनट में 100 सवाल पूछती है, जिसमें से 55 सवाल रीजनिंग मैथ का देती है। इसी तरह देती है कि बच्चे थोड़ा सा कितना जल्दी वो सवाल को हल कर सकते हैं भाई, वो कितना सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सवाल तो सब करते हैं, लेकिन वो किस तरह से कितना समय में कितना सवाल को हल करते हैं वो डिपेंड करता है कौन स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं। यही सब स्टूडेंट कि इस सवाल को हल करते हुए ऑप्शन को भी चेक करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को बनाते हैं। तो आप इसी तरह पेपर को हल करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरीके से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित तो सेटों की संख्या संबंधित है। 13, 39, 3। तो भाई हमने आपको बताया कि छोटा से बड़ा लिखिए। 3, 13, 39 करिए। देखिए 3 × 13 39 मल्टीप्लाई किया है। फिर इसमें देखिए दूसरा वाला 5, 15, 75। तो 5 × 15 कितना हो जाए? 75। हमने आपको बताया ना कि हमेशा इन्हीं दोनों का मदद लेकर जो ए बी आपका रहेगा यही सी वाला आंसर लाना होता है। जैसे देखिए 3, 13, 39, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो आपको इसी ए और बी का इस्तेमाल करके ना ये सी वाला आंसर लाना होता है। 2 नंबर छोटा रहेगा उसी का इस्तेमाल करके जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वही आपको लाना होगा। तो इसमें रिलेशन क्या लगा है? ए × बी किया तब जाकर हमारा सी आंसर आया कि नहीं? बताइए आप ही लोग। ए × बी किया तब जाकर हमारा सी आंसर आया ना? क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो बस ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। 3 दहा में 30 नहीं होगा भाई। 15, 25, 75, यहाँ पे 25 दिया है। 8 चौका 32 नहीं। ये देखिए डी वाला ऑप्शन देखिए 3, 12, 36। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 × 12 कितना होगा? 36 होगा ना। तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? भाई किसी भी सवाल पे आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। निम्नलिखित तो श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। बयां देखिए, इसमें मेन होता है कि सवाल क्या पूछा है भाई। देखिए ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद में भी एक सम अंक है। बहुत अच्छा सवाल ये पूछ दिया भाई। सवाल क्या पूछा? ऐसे कितने सम अंक है, कोई सम अंक मान के 2 है, जिनके प्रत्येक के ठीक पहले कोई सम संख्या है और उसके बाद भी कोई एक सम संख्या, यानी कि लगातार 3 सम संख्या होना चाहिए। क्यों मेरे दोस्त? यही सवाल पूछा ना, तो हल करिए ना। देखिए सम संख्या देखते हैं भाई। 5, 7, 9, 4 एक सम संख्या है, लेकिन उसके पहले भी सम संख्या नहीं। ये देखिए 2 भी एक सम संख्या, उसके पहले सम संख्या 4, लेकिन उसके बाद एक आपका एक विषम संख्या, ये नहीं होगा भाई। फिर देखिए कहाँ पर भाई सम संख्या है 2 के पहले 3 विषम संख्या, ये नहीं होगा। अब देखिए सभी 6 हो गया, 6 के पहले देखिए 2 सम संख्या और उसके बाद 8 भी एक सम संख्या, यानी एक हमें मिल गया। ठीक, अब देखिए उसके बाद 5, 4, 1, 9, 4 के पहले ये नहीं होगा भाई। फिर कहाँ पे भाई कोई केवल एक ही मिला भाई, एक सम संख्या जिसके ठीक पहले एक सम संख्या और उसके बाद भी एक सम संख्या। सही तो है ना भाई? केवल एक ही है, यानी कि सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्त मेरे बताइए किसी प्रकार का डाउट हुआ इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए। संख्या 2, 3, 6, 5, 9, 8, 60 के प्रत्येक अंक को दाएं से बाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम जानते हैं ना, बड़ा से छोटा होता है, आरोही होता है छोटा से बड़ा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सेट करना है। सवाल क्या पूछा? उन अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, उन अंकों का ज्ञातफल ज्ञात कीजिए जिनकी स्थिति मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित रही है। यानी कि साथियों मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित, यानी जो संख्या मूल संख्या के स्थान पे है वही भाई जब हम नंबर को आरोही क्रम करें तो वही सेम संख्या पे आ रहा है, वही पोजीशन पे आ रहा है। जैसे देखिए आप सवाल को समझेंगे जब हल करेंगे तब। मूल संख्या लिख लेते हैं पहले 2, 3, 6, 5, 9, 8, 7, यही है ना। तो साथ ही इसको पहले हम बड़ा से छोटा लिखते हैं। देखिए 9, 8, 7, 6, 5, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2,
ये हो गया है ना। तो साधु देखिए, अब इसमें देखिए स्टार्टिंग में देखिए दो अपने सेम पोजीशन पे है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से दो यहाँ पर आएगा भाई सेम पोजीशन में, इधर से करेंगे तो अपने सेम पोजीशन पे, तो इनका योगफल करना है 2। फिर देखिए 3 दूसरे के नंबर पे, तो इधर से देखिए दूसरे के नंबर पे है, तो इनको जोड़ दीजिए भाई। फिर देखिए 6 भाई तीसरे के नंबर पे नहीं, 5 आ गया, ये नहीं होगा। 5 चौथे नंबर पे नहीं भाई, 6 हो गया, नहीं होगा। फिर 9 देखिए इधर से तीसरे के नंबर में नहीं, गलत होगा, 7 आ गया। 8 देखिए भाई, देखिए 8 इधर से दूसरे नंबर पे इधर, तो ये अपने मूल स्थान पे भाई सेम पोजीशन पे बिल्कुल अपरिवर्तित रहते हैं। फिर देखिए 7 यहाँ पर है, 9 यहाँ पे आ गया, तो इन्हीं दोनों का योग कर दिए, 2 3 5 8 13 आएगा भाई। क्योंकि सवाल पूछा था ना कि उन अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनकी स्थिति मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित रहती है, तो 13 आएगा भाई। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे, क्योंकि 2 3 8 अपने सेम पोजीशन पे भाई, जो मूल संख्या में जो पोजीशन था भाई बदलने पर भी वही सेम पोजीशन रखे, खाली उल्टा हो गया ना भाई, लेकिन पोजीशन वही हो गया सेम। ठीक है, समझ में आया। देखिए 2 स्टार्टिंग में यहाँ था तो यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पर दूसरे के नंबर पे आ गया। 8 देखिए इधर से उधर से बाएं दायां से दूसरे का पे है, यहाँ से देखिए बाएं से दूसरे का पे है। क्लियर, तो इसी का योग करना था आपको, समझ में आया। तो ऐसे आप सवालों को हल करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 को। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है भाई। 5 अंक भाई 3 अंकीय संख्याओं पर, यानी 5 जो नंबर दिया वो 3 अंक का दिया है। 582, 128, 563, 183, 592। सवाल क्या पूछा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई, 592 है। इसका तीसरा अंक कौन है, 2 है, 2। इसको सबसे छोटी संख्या कौन है, 128 है। इसके सबसे छोटी संख्या दूसरा अंक 2 है। जोड़ा जाए तो परिणाम, यानी इनको जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, 4 होगा। कितना आसान सवाल पूछ दिया भाई, बस समझना है। कई सारे स्टूडेंट तो इस सवाल को भी गलती करके चले आ रहे होंगे। सवाल क्या पूछा है, यदि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है भाई, तो 5 अंक वाला जो 3 अंक का दिया है 592, तो तीसरा अंक इसका क्या है, 2 है ना, तो 2 को हमने उठा लिया। इसको ना सबसे छोटी संख्या कौन है भाई, 128 है। इसके दूसरे अंक में इसका दूसरा अंक कौन है, 128 का 2 है। इनको भाई जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो भाई 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। यही सवाल आप सभी से पूछा है। क्लियर, चलिए भाई इस तरह से आप सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 को हल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 87, 75, 63, 51, 39 क्वेश्चन मार्क। हल करिए। 87, 75, 63, 51, 39 नंबर घट रहा है भाई। 87 से 75 -12, 75 से 63 -12, 63 से 51 -12, 51 से 39 -12 इसमें हुआ है। तो सिंपल से -12 करिए ना, कितना होगा, 39 में से -12 करिए तो गुरुजी यहाँ पे 27 आ जाएगा। यानी कि सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39 को। प्रेक्षणों 39, 91, 32, 73, 84, 18, 83, 83 और 28 का समांतर माध्य कितना होगा भाई। जैसे आप एवरेज निकालते हैं सभी संख्याओं को जोड़कर टोटल कितना अंक है उनसे भाग कराते थे, वही ये भी सेम सवाल होता है। पहले इसको जोड़ना है, 39, 91 कितना हो जाएगा साथियों, इसको पहले ऐसे रह देते, 32 + 73 + 84 + 18 + 83 + 28 टोटल कितनी संख्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हैं। इसको जोड़िए, देखिए कितना आएगा। पहले इकाई अंक को जोड़ेंगे, 8 3 11, 8 3 11, 3 14, 14 8 22, 22 4 26, 26 3 29, 29 2 31, 31 1 32, 32 9 41, 41 का 1 हासिल लगा 4। अब दहाई अंक को जोड़ेंगे, 4 अभी हमारा बचा है साथियों, ठीक है, हासिल है। 2 8 10, 10 8 18, ठीक, यहाँ पे 2 8 10 8 18, 18 1 19, 19 8 27, 27 7 34, 34 3 37, 37 9 46, 46 3 कितना होता, 46 3
49 49 4 53, 531, 531/9 कट जाएगा भाई। देखते हैं, 9 पच्चे 45, 9 छंचो 9 पच्चे 45, 5 बार में 45, 53 में से 45 8, यानी 81 9 81, यानी 59 आएगा भाई। यानी कि इनका समांतर मध्य कितना होगा? 59। सी ऑप्शन 59 आएगा गुरु। बताइए आप सभी का 59 आया क्या? सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, 531 आया, सभी को जोड़ने पर टोटल संख्या 9 थी, तो हमने 531 को 9 से भाग करा दिया, जो कि 59 आया। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। देखिए साथियों, एक उत्पाद 980 में बेचा गया, जिसके परिणाम स्वरूप 150 रुपये की हानि हो गई। तो साथियों इस सॉल्व को आप कैसे हल करते हैं बताइए। इसके बदले ना 270 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए इसका संशोधित विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? बता दीजिए साथियों, तो बताइए। यानी कि इसके बदले 270 रुपये आपको लाभ चाहिए, तो इसका भाई आपको इसका जो संशोधित यानी कि विक्रय यानी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए कि आपको 270 रुपये का लाभ मिल जाए। पहले ये सोचिए कि कोई आप सामान बेच रहे 980 रुपये का, यदि आपको साथियों इनमें से 150 रुपये का हानि हो गया, तो सोचिए कि जब हमें 980 रुपये में बेच रहे हैं, इसी 980 रुपये में बेचा, हमें 150 रुपये का हानि हो गया, तो ये दिमाग लगाइए कि वो सामान कितना का होगा। तो सिंपल जब इस तरह का सवाल आया ना, सोचिए कि ये 980 रुपये हमने बेच रहा है, उसमें से 150 रुपये का हानि होगा, तो इन तुरंत इनको जोड़ दीजिए ना, आपको मालूम हो जाएगा हमारा सामान कितने के रुपये का रहा होगा। जो जोड़िए देखिए, 980 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 8 5 13 का 3 1 9 1130 रुपये का हमारा सामान रहा होगा। तभी तो साथियों 980 रुपये हमने बेचा, इनमें से 150 रुपये का हानि हो गया। अब 270 रुपये लाभ अर्जित करने के लिए क्या करेंगे आप? इसमें जोड़ दीजिए। अब हमारा भाई सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 1130 270 कितना होगा? 1400 रुपये का। तो अब साथियों इसका संशोधित सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 1400 रुपये होना चाहिए। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा भाई, एक लाइन का सवाल होता है ये, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है। एक उत्पाद 980 रुपये में बेचा गया, जिसके परिणाम स्वरूप में 150 रुपये की हानि होगी। आप ही सोचिए कि हम कोई सामान 980 रुपये का बेच रहे हैं, जिसमें से हमें 150 रुपये का हानि हो जा रहा है, तो सोचिए कि वो भाई सामान कितने रुपए का रहा होगा कि हम एक 980 रुपये में बेच रहे हैं, उस पर 150 रुपये की हानि हो गया। यानी कि उनको दोनों को जोड़ दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि उसका कास्ट प्राइस कितना रहा होगा। आप लगाएंगे भाई सेलिंग प्राइस बराबर फार्मूला अप्लाई करेंगे भाई, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट पहला, फिर उनका सेलिंग प्राइस दूसरा बराबर कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट सेकंड वाला, फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1 सेकंड में सवाल हल हो जाएगा। सिंपल सा भाई, ग्रुप डी के पेपर में सवाल आया हुआ है ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य? अब 6 का विभाज्य नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरीके से विभाजित होता है तो क्या होता है भाई? 6 से विभाज्य। अब 2 का मतलब कि इकाई अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो चेक करिए भाई कौन सा ऑप्शन है। यही देखिए बी वाला ऑप्शन है भाई, तो यही पहला बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 6 से विभाज्य होगा। अब 3 का नियम क्या था? सभी को जोड़िए, देखिए क्या 3 से पूरी तरीके से भाग जाता। जोड़ते हैं भाई, 7 1 8, 8 3 11, 8 3 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 5 27, 27 में 0 देंगे तो 27। अब 27 से भाई 3 का भाग करा देंगे तो पूरी तरीके से भाग हो जाए, यानी हमारा राइट आंसर होगा। बस सिंपल सा, यानी 6 का विभाज्यता नियम आपको मालूम होता तो इस सवाल का राइट आंसर आप बता सकते थे भाई। क्लियर। अब क्लियर हो चुका होगा भाई आप सभी को। चलिए इसी बात पर दूसरे सॉल्व कॉल करिए तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा? बताइए साथियों। पहले तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। इसका स्क्वायर करना है भाई, क्योंकि साइन स्क्वायर दिया है, प्लस कास स्क्वायर यानी कास 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? इसका भी 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर करना है। तो इसको हल करिए। 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 होगा कि नहीं? प्लस 1/√2 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 1/2 होगा। इसको जोड़ेंगे, 2 का एलसीएम 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 1 सेकंड भाई, 1 आएगा यहाँ पे, 1 आएगा, 1 + 1 यानी 2/2 कितना होगा? 1 आएगा। कितने लोग का डी ऑप्शन आया भाई सॉल्व को हल करने में? किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई सॉल्व को हल करने में? पिछली बार कौन कौन पेपर दिया था? ये सॉल्व पूछा गया था पेपर में, कितने लोग का सही हुआ था? चलिए एक सॉल्व आपको हम मैथ का होमवर्क देने वाले, तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। डीमार्ट एक किराने की वस्तुओं पर 30 खरीदे 21 मुफ्त पाएँ ऑफर दे रहे हैं,
तो डीमार्ट द्वारा दी जा रही शुद्ध छूट प्रतिशत क्या, दशमलव के बाद 2 अंक तक सही बताना आपको भाई, यानी कि ज़बरदस्त सवाल होने वाला है एग्जाम के लिए। कौन कौन स्टूडेंट इस सवाल को सही कर सकता है बताइए। देखिए साथियों, डीमार्ट किराने की वस्तुओं पर 30 खरीदे 21 मुफ्त ऑफर दे रहा है, यानी कि साथियों टोटल सामान आप 21 खरीद रहे हैं, इन 30 खरीद रहे हैं, 21 आपको ऑफर दे रहा है, यानी कि टोटल सामान 51 हो गया। अब इसको आप प्रतिशत के रूप में कैसे हल करेंगे, यानी कि अब छूट की बात करें तो 21 आपको छूट दे रहा है, टोटल किस पे दे रहा है, 51 पे दे रहा है, मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 3 7 21, 17 51, अब ये 7 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 700, 700 बटे 17। अब इसको भाग कराइए, देखिए आंसर कैसे आता है, सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। 17 पचे 85, 17 चौक 68, 17 51, 17 चौक 68, ठीक है, 2 0, 17 कम 17 पॉइंट, फिर दोस्त मेरे 17 चौक 68, 2 0, 17 कम 17 3 पॉइंट लगाया, 30 17 कम 17, अब 30 में से 17 13, 0 130, 17 5 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 17 7, यानी कि 17.17 आ रहा है। यानी कि साथियों सवाल क्या पूछा है, दशमलव के बाद 2 अंक तक सही, यानी कि 0.17 लगभग साथियों 0.18 के बीच में, यानी कि 18%। भाई कई सारे स्टूडेंट तो कंफ्यूजन में हो रहे होंगे कि सर ऑप्शन ही गलत था। भाई याद रखिएगा, सवाल इस तरह देते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड की स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो, तो आपको सटीक आंसर निकलना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से सवाल हल हुआ था पेपर में, हमने भी जब इस सवाल को हल करे थे ना, हमको नहीं समझ में आ रहा था, जब अप्रॉक्स हमने बहुत कई बार हल किया तब हमें समझ में आया। ठीक है, तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। यदि किसी संख्या के 20% को 84 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, उसी संख्या का 80% कितना होगा। भाई देखिए, हम इसका भाई समीकरण बनाएंगे, आपको हल करना है, यही सवाल आपके होमवर्क रहेगा। यदि किसी संख्या, कोई संख्या x मान लीजिए, इसी के 20% को भाई 84 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या आ जा रही है, यानी वही x आ जा रही है। तो इसको हल करके हमें बताइए कितना आंसर आएगा। जब वही संख्या निकलेगी ना, उसी संख्या का आपको 80% बताना है। कमेंट करके बताइए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई, सभी स्टूडेंट बताएंगे, बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को। यदि a प्लस बी का वैल्यू 8 है और ए बी का वैल्यू 12 है तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो सर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, बस वैल्यू पुट करिए ना। a प्लस बी का वैल्यू कितना, 8 का स्क्वायर, हमसे यही पूछा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का वैल्यू कितना दिया है प्रश्न में, 12 दिया है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस यहाँ से 24 हो जाएगा। अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, 64 में से भाई 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, यानी कि आंसर हमारा कितना आएगा, सी ऑप्शन परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे फाइनली ये पूरे 45 सवाल कंप्लीट हुए, जो कि पूरे 50 नंबर के सवाल हो रहे हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा, सीधे 50 नंबर की क्लास थी भाई। अब बताइए साथियों, आपको किसी भी सवाल पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को हर एक सवाल समझ में आया होगा। यदि मेरे दोस्त आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे भाई, यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट बिल्कुल भी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लगातार साथियों इस तरह हम आपके लिए पेपर करवा रहे हैं, दिन रात मेहनत हो रही है, तो बस आप डेली क्लास करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, और भाई वो PDF ले लीजिएगा, प्लस टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। लगातार क्लास वहीं पे आपको सबसे पहले मिलेगी, सारे क्लास का PDF आपको वहीं भी मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्त मेरे आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई, बस डेली क्लास करिए। दोस्तों में इस सेशन को शेयर भी दबा करिए, और भी आपके मन में कोई भी डाउट है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को लेकर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर एक क्लास का हम कमेंट चेक करते हैं। तो आप सभी को भाई ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।